हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर रखा था, उनमें से कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी कैसे की जाए। देखो, मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा मैंने आपको जो 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, मैंने उसको लेके वीडियो बनाई थी। आई बटन में आपको मिल जाएगी या फिर वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में से भी जाके उसे देख सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियो है और ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनकी तैयारी कमज़ोर है। वो लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। गाइज़, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। आप जितना हो सके आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जितने भी आप क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सकते हो, जहाँ से भी कर सकते हो, प्लीज़ उन सबको कलेक्ट कर लो आप। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर उनकी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, कहीं पर पेड हैं, कहीं पे फ्री हैं। तो जहाँ पे फ्री मिल जाए आपको वहाँ से ले लो, नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। आपको जहाँ से पेड मिल जाए वहाँ से ले लो, क्योंकि तैयारी हमें करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के जितने भी पेपर हैं उन्हें कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों का सिलेबस एक ही होता है। सिर्फ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं आपके, बाकी सब सेम ही रहता है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और वो मदद कैसे मिलेगी ये भी सुन लीजिए। सीवीटी 1 में जो करंट अफेयर्स आई है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है आप लोगों को। ऑब्जर्व करने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर वही क्वेश्चन आपसे इस साल में पूछे जाएं, जैसे 2022 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उसमें पूछे जाएंगे कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिल रहा है, या फिर फ्रेंच ओपन किसने जीता है, महिला पुरुष किसी भी टाइप का, तो आंसर इन क्वेश्चन के चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अधिकतर यही सिमिलर मिलते रहते हैं आप लोगों को, सिर्फ आंसर चेंज हो जाता है, साल चेंज हो जाता है। तो आपको यही क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स चेक करने से ये मदद भी मिलेगी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे कई बार कुछ ट्रेजेडीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं होता है हर साल हो, कई बार चेंज हो जाते हैं। जैसे तूफ़ान आते रहते हैं, तूफ़ानों के अलग अलग नाम होते हैं समुद्री तटों पर जो आते हैं। इसके अलावा कई सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं जो चेंज होते रहते हैं, टूटते रहते हैं रिकॉर्ड, स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। करंट अफेयर्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। मैथ और रीजनिंग का लेवल सेम टू सेम ही रहना है आपका, सिर्फ क्वेश्चन बढ़ जाने हैं। तो इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपकी मैथ और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन छूटे थे, जिन टॉपिक से आपके छूटे थे या जिनको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत हुई, उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। कई बार क्या होता है, हमारे सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इक्का दुक्का अगर आपके कमज़ोर हो तो उसके क्वेश्चन छूटते जो हैं वो आपको मार्क्स अच्छे लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देते हैं। और आप भी जानते हैं 1 या 2 मार्क्स की कितनी अहमियत होती है। और कोशिश करना कि अगर सीवीटी 1 में आपने कोई गलती की है लेकिन फिर भी आप सीवीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो सीवीटी 2 में आपसे वो गलती ना हो। इसलिए मैथ रीजनिंग में ध्यान रखें, इतना फोकस करें, इतनी अच्छे से लगाएं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ताकि आपके जितने भी आप मार्क्स खींच सकते हो मैथ और रीजनिंग के थ्रू वो आप खींच सको। अब जो आपका पोर्शन बचता है वो आपका रहता है जिसमें आपकी जीके, जीएस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, दुनिया भर के ये सारे चैप्टर आते हैं, सारे पोर्शन है, सब्जेक्ट हैं आपके। देखो, इन सब को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा लर्निंग। आप जितना पढ़ सकते हो, जितना सीख सकते हो, जितने फैक्ट कलेक्ट कर सकते हो, आप उन्हें करो इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ताकि आप लोगों को इतने अच्छे से याद हो जाएं कि एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी अच्छे से। ध्यान रहे, सीबीटी 2 में आपकी 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस रहनी है। इसके अलावा 35 की मैथ और 35 की रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन। और 90 मिनट में 120 करना भाई हंसी खेल नहीं होता है। जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे उन्हें पता भी होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है, अगर प्रैक्टिस सेट का लेवल अच्छा हो तो मैथ रीजनिंग हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा खाती है और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में इमेजिन करो कि आपको सीबीटी 2 देते टाइम 7 या 8 मैथ के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएँ जो कि टॉपिक आपने लगाए हुए हैं लेकिन आपके पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो क्वेश्चन है उनकी कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो सोचो उन 7-8 नंबर की क्या अहमियत रहती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाया जाए, अपनी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ की जाए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन हो, गलत कम हो। इसके साथ साथ जो टफ क्वेश्चन है उनको थोड़ी देर के लिए स्किप करके जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें पहले सॉल्व करो, बाद में जो टफ बचते हैं उनके लिए जितना आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो ना सॉल्व करो। ये तो हो गई आपकी स्टडी से रिलेटेड बातें। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में क्या करना है। 120 नंबर के प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन के ले लें या फिर इसके अलावा आप प्लेटफॉर्म या रुक्मणी पब्लिकेशन के जो होते हैं वो ले लें। देखो, ऑनलाइन मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, मैं आप लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप
पर डे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वीकली आप कम से कम एक आध ही लगाया करो ऑनलाइन। ऑफलाइन सबसे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि ऑफलाइन से हमें याद होता है अच्छे से। प्रैक्टिस सेट को हम कायदे से लगा पाते हैं। हर कोई कंप्यूटर के आगे माथा नहीं फोड़ सकता है। अगर आप महीने भर ऑनलाइन ही लगाते रहोगे मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे, तो उससे यार देखो आपके दिमाग पे भी काफ़ी असर पड़ता है, आपकी आई विजन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा उसका। तो बेस्ट यही है कि ऑफलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाना ज़्यादा सही है। देखो किसी से ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता कि भाई ऑफलाइन ही लगाओ, जिसे ऑनलाइन लगाने लगाओ, ऑफलाइन लगाने ऑफलाइन लगाओ। ऑफलाइन वाले लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब CVT 1 हुआ था मैंने आपसे बोला था कि आप 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने की आदत डालो, उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो अब आपसे ये कहूँगा, अब 120 क्वेश्चन है आपके, टाइम आपके पास 90 मिनट ही है। आप इस बार 10 मिनट और ऐड करके 20 क्वेश्चन के लिए 70 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालना। एग्जाम में तो वैसे भी आपको 90 मिनट मिलने हैं। आप जितनी अच्छी एक्यूरेसी रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सही करोगे और कम से कम समय में ज़्यादा सही करोगे, उतना ही आपका स्कोर बेटर रहेगा CVT 2 में। क्योंकि आपको पता है CVT 1 सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपके मार्क्स चाहे 100 रहें, चाहे 90 70 कितना भी रहें, कट ऑफ से ऊपर अगर हैं तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन CVT 2 के जो मार्क्स हैं वो आपके आगे चल के फाइनल कट ऑफ में जुड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखो, CVT 2 में लापरवाही मत करना। देखो एक लाइन बोलता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। ये चीज़ आपको चुननी है कि आपको ज़िंदगी भर रेलवे स्टेशन पर यात्री की तरह घूमना है या एक कर्मचारी की तरह घूमना है। इसके अलावा कई लोगों ने एक चीज़ को लेकर कमेंट किए हैं कि CVT 2 का जो एग्ज़ाम है वो लेवल वाइज होना है, तो किसको कितने एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, 5 देने को मिलेंगे, सिर्फ 2 ही देने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जब इतने समय से आप लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है, आपको मालूम है कि CVT 1 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो रिजल्ट आने तक का वेट और कर लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने एग्ज़ाम होने हैं। और जहाँ तक, जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम एक ही होगा CVT 2 में। यार खुद सोचो, एक कैंडिडेट के 5-5 एग्ज़ाम कैसे होंगे। आपको पता है 14 से 18 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा अगर, तो सिर्फ 5 दिन होते हैं। 5 दिन में 5 15 शिफ्ट हो जाएंगी। तो 15 शिफ्ट में 7 लाख बच्चों का पेपर तभी हो पाएगा जब सभी कैंडिडेट का पेपर सिर्फ एक ही हो। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, बाकी आपका रिजल्ट आने पर ही क्लियर पता चलेगा। और वैसे भी एग्ज़ाम एक हो या 5 एग्ज़ाम तो देना ही है ना, तैयारी तो आपको करनी ही है। तो बेहतर है कि तैयारी पर ध्यान दिया जाए, ना कि इस चीज़ पे कि एक होना है या 5। एक चीज़ और ध्यान में रहे, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपके CVT 2 में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ध्यान रहे, टाइपिंग या साइको से जितना हो सके बच के ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। आप CA अगर गुड्स गार्ड में भी चले जाते हो तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, CA गुड्स गार्ड बुरी पोस्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप CVT 2 में आपके मार्क्स थोड़े से भी कम रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको ऐसी पोस्ट के लिए फ़ाइट करना पड़ता है जिस पे या तो साइको होता है या टाइपिंग टेस्ट होता है। और आप भी समझते हो कि नॉर्मली पढ़ाई करना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट और इसके अलावा टाइपिंग, कई ऐसे कैंडिडेट होंगे, ज़रूरी नहीं है जो लोग टाइपिंग करते हो या जो लोग कंप्यूटर चलाते हों। तो ऐसे कैंडिडेट को सोचो अगर टाइपिंग देने को मिल जाए उसका क्या होगा। सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी, टाइपिंग जितना टाइम मिलेगा, या फिर हो सकता है कि शायद क्वालिफाई ना कर पाए। सेम साइकोलॉजी में कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मैथ या फिर GK GS के भरोसे आ जाते हैं, लेकिन रीजनिंग अच्छी ना होने की वजह से साइको में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है टोटली रीजनिंग पर डिपेंडेंट होता है। आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप आराम से उसे क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी नहीं है, तो ये मान के चलो साइको निकालना आसान नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होती है। सो यार ये देखो, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की जब मैंने NTPC को क्वालिफाई किया, साइको में जो मैंने चीज़ें देखी, CVT 2 का जो माहौल है वो देखा, इसके बाद जो आपकी स्टेजेस होती हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उन सब के बेस पे यार बता रहा हूँ कि प्लीज़ लापरवाही मत करना। एक अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास NTPC के थ्रू, इसे मिस मत होने देना। सो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और NTPC या ग्रुप D किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए किसी भी डाउट या अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।